नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू के ऊपर जो अभी इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ है। अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है वो, लेकिन उसके बारे में अभी इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि कहीं पे भी किसी भी मेन मीडिया के अंदर उसके उसके बारे में न्यूज़ नहीं आ रही है। हम बात करेंगे आज लद्दाख के ऊपर। लद्दाख में जो एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट जो हैं, वहाँ पे जाने माने एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक। वो करीब काफ़ी लोगों के साथ में वहाँ पे जो लद्दाख के जो लोग हैं वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं वहाँ पे, बहुत सारे, काफ़ी भीड़, हज़ारों की संख्या के अंदर मैंने देखे, उनके मार्चेस वगैरह देखे, उनकी रैलीज देखी। लोग जो पदयात्रा कर रहे हैं गली गली के अंदर जाके, उसमें हज़ारों की संख्या के अंदर लोग वहाँ पे जुट रहे हैं उनके साथ में। और वो ये एक लंबे समय से ये चलता आ रहा है, इसी तरह का प्रोटेस्ट समझ लीजिए, धरना समझ लीजिए, प्रदर्शन समझ लीजिए, इसको किसी भी एंगल से समझने की कोशिश कर लीजिए अगर। लेकिन ये बात है नेचर के बारे में, हमारे जो पर्यावरण है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इसी तरह की समस्या पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी चल रही है, सिक्किम में भी चल रही है। वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो एक्टिविस्ट लोग हैं मेरे साथ, मेरी उनसे बात होती रहती है, अक्सर मैं देखता हूँ, उनकी वीडियो क्लिप भी देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि वो काफ़ी परेशान है क्योंकि बहुत सारे जैसे कन्फ्लिक्ट, एक्चुअली एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है जो नेचर और विकास के बीच में जो टकराव की एक जो स्थिति बन गई है, जहाँ पे एक तरफ पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं कि विकास करेंगे, हर कीमत पे विकास करना चाहते हैं, उनके इरादे हम जानते नहीं कि क्या हैं। लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि जो एक्टिविस्ट लोग हैं या फिर जो ईमानदार लोग हैं वो यही कहते हैं कि ये विकास नहीं है, ये घपला है। बेसिकली घपलेबाजी करना, जो ये झोल करना या किसी हिसाब से पैसों का जो जनता के जो टैक्स के पैसे हैं उसको किसी तरह से मिस एप्रोप्रिएट करना। जो जितना बड़ा बात करेगा विकास की, उतना ही बड़ा घपलेबाजी करेगा। वो लोगों को दिखाते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। हकीकत में वो नहीं रहे, वो विकास के आड़ में नोट इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। जितना पैसा जो लोगों का टैक्स का पैसा आता है, इकट्ठा होता है जनता का पैसा, उसको कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाएंगे ना। तो वो किसी न किसी जगह पे वो विकास की बात करेंगे तो ठिकाने लगे। लोगों की जो काम की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना, उनमें उनकी रुचि नहीं है। इसका मतलब है जनता के हित के कामों के अंदर वो बिल्कुल भी पैसा लगाना नहीं चाहते, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है उनका कि जनता को एम्पावरमेंट कैसे करा जाए, जनता को कैसे सशक्तिकरण करा जाए, जनता को जन सशक्तिकरण कैसे करा जाए। इस बारे में ध्यान नहीं है उनका कि जनता को राहत कैसे मिले। महंगाई कम करने से जनता को राहत मिल सकती है, बेरोजगारी खत्म करने से जनता को राहत मिल सकती है, जो जो किसान हैं उनकी समस्याएं खत्म करने से जनता को राहत मिल सकती है। जो जो क्राइम रेट है जो भारत का, और ख़ासकर जो अगर एनसीआरबी का डाटा, तो मैं रिपीटेडली ये बात बोलता हूँ कि जो एनसीआरबी का जो डाटा है उसमें 14 राज्यों में 9 में बीजेपी का शासन है और महिलाओं की स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून एक सेफ इन्वायरमेंट अगर लोगों को दिया जाए, एक ऐसा माहौल दिया जाए, समाज दिया जाए जहाँ पे क्राइम ना हो, अपराध ना हो, तो लोग, जनता, खासकर महिलाएं घर से बाहर जा सके सेफली। तो ऐसा माहौल क्रिएट करा जाए। पढ़ाई के लिए जो आयोजन किया जाए। रीड इंडिया की जहाँ तक बात करते थे, रीड इंडिया गायब हो गया। सरकार 2014 में लेके आई थी, लेकिन उसके बाद में कोई उनसे सवाल पूछे तो गायब। किसी ने उनको बोला हुआ कि भैया तुम, अगर ये जनता पढ़ लेगी, पढ़ लिख जाएगी तो ये फिर सवाल पूछेगी और जवाब आपके पास है नहीं, तो बड़ा हो मत। तो इसलिए गायब हो गया है रीड इंडिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, ना स्किल इंडिया का पता चल रहा है, ना रीड इंडिया का पता चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि कहने का मतलब क्या। मेरा कहने का मतलब है कि जब दो चीज, जो विचारधाराएं, एक जनहित और एक जनता के अगेंस्ट विचारधारा, जब उनका टकराव होता है, एक बात करता है जिंदगी की, सामाजिक कार्यकर्ता जहां बात करते हैं जिंदगी की, कि जिंदगी बहुत ज़रूरी है, तो नेता लोग जो हैं, भ्रष्ट नेता लोग बात करेंगे विकास की। विकास नहीं करने दे रहे, क्योंकि विकास का बहुत बड़ा फंडा है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी बड़ी खाईवाड़ी। क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट 10,000 रुपये का लगेगा, तो उसमें अगर 50 रुपये बचेंगे तो वो 1 लाख का लगेगा, 10,000 करोड़ का लगेगा, 1 लाख करोड़ का लगेगा, तो उतनी ज़्यादा बड़ी खाईवाड़ी होगी। कमीशन भी मिलता है इनको, ठेकेदारों से सेटिंग होती है इन लोगों की। जो टोटल एक्चुअली के अंदर जो प्रोजेक्ट का जो बजट होता है, उसको डिले कर करके इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, और हर बार उसका दाम फिर वो ठेकेदार चेंज करता है। जी महंगाई हो गई, अब उस रेट पे नहीं होगा। अगर आपने 5,000 करोड़ के अंदर एक सैंक्शन किया प्रोजेक्ट, तो उसको इतना लेट कर देंगे बाबू लोग, जानबूझ के डिले करेंगे, या फिर कोई ना कोई
आ जाएगा मुद्दा, इतना स्लो करेंगे, ठेकेदार भी मिले होते हैं इनके साथ में, नेता भी मिले होते हैं, ठेकेदार भी मिले होते हैं। तो इतना स्लो करेंगे उस प्रोजेक्ट को कि वो मौसम ही चेंज हो जाएगा। कभी बारिश आ जाएगी, अरे बारिश आ गई, हम क्या करें, अब तो हो नहीं सकता जी काम। अरे सर्दी आ गई, ये तो कारीगर भाग गए, कभी ये पंगा, कभी वो, सब सेटिंग से होता है। ठेकेदार की सेटिंग होती है नेताओं के साथ और ब्यूरोक्रेट्स के साथ, ये सब मिल के पूरा का पूरा झोल करते हैं और ये लोग बजट को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं उसको, जबकि वो पॉसिबल होता है उससे पहले कम समय के अंदर करने में। अगर आप वर्कर्स की उनका टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देते हैं और तमाम प्रिकॉशंस लेते हैं तो वो एक टाइम फ्रेम के अंदर ही प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, तो उसको वहाँ तक ले जाने की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन भ्रष्ट लोग हमेशा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सके। तो वो प्रोजेक्ट 5,000 का बन जाता है, 10,000, 15,000, 20,000, काफ़ी बढ़ता जाता है प्रोजेक्ट। तो उसमें जनता के पैसे, जनता की मेहनत के पैसे बर्बाद होते हैं, वो खा जाते हैं और ये चोर नेता खा जाते हैं उसको। अभी बात हो रही है मैं लद्दाख की, मैं खाली लद्दाख का इशू नहीं है, ये इशू खाली लद्दाख का नहीं है, ये लद्दाख के अलावा आप देखते हो कि सिक्किम में भी यही हाल है। मेरे कितने सारे एक्टिविस्ट लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, वो बोलते रहते हैं इस बारे में कि यार वहाँ पे भी बहुत बुरा हाल है, लगातार हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाएंगे, पहाड़ों पे लगाएंगे, हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाएंगे। आप मेरे अरुणाचल प्रदेश में मेरे मित्र बोलते हैं कि वहाँ पे भी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाते हैं। पर नदियाँ जो जो एक प्राकृतिक सौंदर्य है वहाँ का, जो नदियों में पानी बह रहा है और उसके जहाँ जहाँ से भी नदी जाती है वहाँ पे जो फ्लोरा फोना, जो चारों तरफ जो क्या बोलते हैं वनस्पति है और जीव जंतु हैं चारों तरफ, और इतनी अद्भुत अद्भुत जो जो वनस्पति, जो प्लांट्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, वो चीज़ें कहीं मिलती नहीं। भारत तो एक इतना ज़्यादा विकसित है इस लेवल के ऊपर कि इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ कि हमारे प्राचीन काल से अगर आप देखते हो कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो भी आयुर्वेदा में क्या था, यही था तमाम कि इस पत्ते को मिला के ऐसे करते हैं, हम खाते हैं तो ये चीज़ ठीक हो जाती है। उन्होंने रिसर्च करा हुआ उस ज़माने में कि इस चीज़ों से ये ठीक हो जाती है, इस चीज़ से ये ठीक हो जाती है। तो तमाम जो प्लांट्स की वैरायटीज़ हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो अलग अलग इतने पूरे जहाँ जहाँ नदी जाती है वहाँ वहाँ पे वो पनपती है वो चीज़ें। अब ऊपर एक जगह बांध लगा के उसको अगर रोक दिया जाए हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, उस पानी को रोक दिया जाए, तो जहाँ से नदी जा रही थी वो पूरा का पूरा उसका लेवल बिल्कुल कम हो जाता है और चारों तरफ जो उसके जो जंगल था या उसके पास पड़ोस में नदी के किनारे पे जो जीव जंतु थे, पानी में जो जीव जंतु थे, वो सब खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। वो पानी नहीं पहुंचता, किनारों तक भी नहीं पहुंच पाता। वो एक नदी एक छोटे से नाले में कन्वर्ट हो जाती है और पानी को रोक दिया जाता है, उससे सब मर जाते हैं, जीव जंतु भी खत्म। तो पूरा फ्लोरा फोना वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और उससे क्या होता है कि ये हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली बनाने के नाम पे करते हैं, लेकिन वो बिजली बनाने के लिए किनको दी जाती है? वो शहरों के बैठे हुए कुछ लोग, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड करते हैं, वो उन लोगों को ठेके दिए जाते हैं और वो लोग उसकी बिजली बना के, कुछ बिजली तो एहसान करने के लिए उन राज्यों को दे दी जाती है, बाकी सारी की सारी ग्रिड के थ्रू वो शहरों में जाके जहाँ उसकी ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ पे मोटे रेट पे बेची जाती है। जितने की बनती है उससे कई गुना ज़्यादा रेट चार्ज करे जाते हैं और लूटा जाता है। अब इसके अंदर उस राज्य के लोगों का क्या भैया बताओ? उनकी तो कोई गलती नहीं है, तुमने वहाँ का सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसके जंगल प्रोजेक्ट लगाने के लिए बर्बाद कर दिए, वहाँ के लोग आदिवासियों पे आप गोलियाँ चलवाते हो, वहाँ के लोग मार दिए जाते हैं, बेचारे भोले भाले जो बेकसूर आदिवासी लोग हैं वो अपनी अपनी जंगल, अपनी ज़मीन के लिए अगर बोलते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है, उनकी महिलाओं के साथ में रेप करा जाता है। जब वो बेचारे भाई बंधु उनके आदमी लोग आगे आते हैं तो उनको भी गोली मार दी जाती है, तो कोई बच कुच के जंगल में छुप जाते हैं और फिर उनको कोई किसी न किसी के वो हाथ लगते हैं, तो उसके बाद वो उनको हथियार मिल जाते हैं, तो वो बदला लेने के लिए इनके ऊपर अटैक करते हैं। जबकि ये उल्टा दिखाते हैं, सरकार के सारे चैनल झूठी झूठ दिखाते हैं, उल्टा दिखाते हैं कि वो आदिवासियों को आप माओवादी दिखा देंगे, नक्सलाइट दिखा देंगे। अरे वो भोले भाले बेचारे, उनको तो ये भी नहीं पता कि रेलगाड़ी क्या होती है। वो जंगल से बाहर जाके वो कभी गए नहीं ज़िंदगी के अंदर, हज़ारों साल से वहीं पर रह रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता होता बाहर की दुनिया के बारे में। और बाहर के शहरों के लोग धूर्त मक्कार ठेकेदार लोग उनको कैसे उनका हाल करते हैं, सब मिले भगत होती है सारी की सारी, और इंडस्ट्रीज पुलिस से लेके प्रोजेक्ट लगाते हो जंगलों में, उन्हीं की खनिज पदार्थ सारी चीज़ लूट लाट के ले जाते हो, कोई बोलता है तो गोली मार देते हो। और ज़्यादा दिक्कत आती है इनको तो आर्मी लगा देते हैं, आर्म फोर्सेस लगा देते हैं उन इनोसेंट आदिवासियों के लिए, और कितनी भारी तादाद में उन आदिवासियों को मारते हैं, उसकी कभी भी न्यूज़ नहीं आती। ना वो कोर्ट में जाते हैं वो केसेस, ना उनकी कभी न्यूज़ आती है चैनल पे किसी पे, और वो सेंसर कर दी जाती है। कोई जाते गलती से पत्रकार कोई पहुंच भी जाता है उसको भी काम तमाम कर दिया जाता है, वो पता ही नहीं चलता कि सच्चाई है क्या, और जनता को बताया जाता है तो माओइस्ट है, माओइस्ट है, अरे तो नक्सलाइट है। ये जो चीज़ समझी राजनीति करा जाता है। अब बात करते हैं कि
लद्दाख के अंदर जो सोनम वांगचुक जी हैं, वो पिछले 21 दिन से तो लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। वहाँ पे सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग बैठे हैं वहाँ पे, और पिछले 8 दिन से वो भूख हड़ताल के ऊपर है। करीब -16 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। आज भी -10 डिग्री था, बीच में थोड़ा सा -3 तक पहुँचा था। माइनस है वो, फिर भी माइनस है, बीच में -3 तक पहुँचा था टेम्परेचर, लेकिन आज वो -10 तक है आज भी टेम्परेचर वहाँ पे। और पानी जो उन्होंने दिखाया, गिलास जो पानी था वो जमा हुआ था, उन्होंने दिखाया, ये देखो माइनस है यहाँ पे। तो -10 टेम्परेचर में, -16-17 टेम्परेचर के अंदर वो तमाम जो बेचारे आदिवासी लोग हैं, वो लोग भूख हड़ताल करे हुए हैं। उनके साथ में सोनम वांगचुक जी के साथ में 60 के करीब तो वो लोग हैं जो रात दिन भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनके साथ ही सोते हैं। -16 डिग्री रात में पहुंच जाता है, तो रात में, दिन में -10 होता है, तो दिन में रात दिन उनके साथ बैठे हुए हैं। 8 दिन से सब 60 के करीब उनके साथ में हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। बाकी ये धरना प्रदर्शन करीब 21 दिन से चल रहा है। उससे पहले भी चल रहा था, मैंने कई बार उनकी वीडियो देखी थी कि वो वहाँ पे भारी तादाद के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब वो बात क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो यही बात कर रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, कि बेसिकली वहाँ पे जो जंगल है, जो फ्लोरा फोना है, जो सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ जनजातियाँ रहती हैं, वहाँ पे आप प्रोजेक्ट लगाएंगे तो सरकार चाहती है कि पहले तो उन्होंने इलेक्शन से पहले इनको वादा किया था कि हम 6 शेड्यूल लागू करेंगे, लेकिन इन्होंने लागू नहीं करा। अब वहाँ पे क्या होता है कि एक तरफ विकास की मार, वो चाहते हैं विकास करो, सरकारी जो लोग हैं वो चाहते हैं विकास करो, किसी भी तरह यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाओ, हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाओ, दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाओ, लूटो खसोटो, भाड़ में जाए यहाँ के लोग, मरते हैं, मरने दो। यहाँ की जनजातियाँ भस्म होती हैं, ख़त्म होती हैं, मरने दो यहाँ की, क्योंकि तो जनजातियों को जीने के लिए भी इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट वगैरह चाहिए भैया, वो वहाँ रहते हैं हज़ारों साल से यार। आप उनको सबको बर्बाद करके अपने प्रोजेक्ट लगा के अपने तमाम को मुँह निकल जाओगे, उन लोगों का क्या होगा वहाँ के लोगों का? उनको भी तो अपनी ज़िंदगी चाहिए ना, ज़िंदगी ज़रूरी है, विकास से पहले ज़िंदगी ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास का खाली बड़े बड़े बिल्डिंगों का, फ्लाईओवर्स का, और जितनी भी आप विकास की बातें करते हो, फ्लाईओवर्स बना लिए, रोड बना लिए हमने, प्रोजेक्ट बना लिए, इमारतें बना ली, उसका क्या करोगे जब आपके पेट में खाना ही नहीं होगा? तो आप जिंदा ही नहीं रहोगे। ज़िंदगी पहले ना, पहले ज़िंदगी ज़रूरी है, बाद में विकास तो बात की चीज़ है। और जहाँ तक दुनिया की बात करते हैं, तो ये पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस और तमाम जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस बारे में बात करते हैं कि विकास सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा विकास नहीं कि आप बर्बाद करके चीज़ों को, अपनी पत्थरों की ये इमारतें बना दो, इससे क्या फ़ायदा, राइट? ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन ये उस हिसाब से करते नहीं। ये तो अपने प्रोजेक्ट करा के अपना कमा के बिजली बनानी है, जो करने प्रोजेक्ट लगा, लोगों के बर्बाद करके निकल जाते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं होता वहाँ के लोगों से, ना उनके जो संवेदनशीलता जो होती है, उनकी तमाम जो विचार हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके बारे में ये जानना भी नहीं चाहते हैं लोग। जो शहर से जाते हैं, जो ब्यूरोक्रेट जाते हैं, वो हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट्स, उनको अपने आप को तोप समझते हैं वो लोग। वैसे तो आईएएस की जो तैयारी करते हैं वो खाली ग्रेजुएशन उसके लिए ज़रूरी होती है, और ग्रेजुएशन उनकी क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, टू क्वालिफाई फॉर द आईएएस एग्जाम एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन वो अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं। वो एक बार उस पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो अपने आगे किसी को नहीं समझते। एक तरफ नेता भ्रष्ट, दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्ट, फिर तीसरी तरफ पे जो और काम करने वाले राज्यों के अंदर जो वो और दूसरे कर्मचारी लोग होते हैं, वो भी सब इनसे मिले होते हैं। सारे का सारा एक सिस्टम जिंक्स है, ये पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और ये लोग अपने प्रोजेक्ट लगाने के लिए अलग अलग राज्यों में पॉलिसी चलते हैं। इलेक्शन से पहले वादे करते हैं, इन्होंने वादे करे थे कि हम 6 शेड्यूल लागू करेंगे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने लागू नहीं किया। अब वो सोनम वांगचुक और उनके साथी यही डिमांड कर रहे हैं कि भैया जितने भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं, आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं। हम उनके अगेंस्ट नहीं है कि आप चलो आप इतना हवा कर रखा है अपने डेवलपमेंट का, तो चलो हवा ही सही, आप लगा लीजिए प्रोजेक्ट, लेकिन उसके लिए जो मैदानी इलाके हैं, जो खाली पड़े एरिया हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा लीजिए। वहाँ पे आप इंडस्ट्री स्थापित कर लीजिए। कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस और एक जगह निर्धारित कर लीजिए कि यहाँ लगाने हैं आपको। और जहाँ तक जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जनजातियों के एरियाज़ हैं पूरे, उनको प्रिजर्व करना ये विश्व धरोहर है अपने आप के अंदर। जितनी भी जनजातियाँ हैं जो जंगलों में रहती हैं, उनकी जो जीवन शैली है, कैसे जीते हैं, वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं हज़ारों साल से, बगैर बिल्डिंगों के, बगैर डेवलपमेंट के, वो इंसान आज भी जिंदा है और स्वस्थ है हमसे ज़्यादा कहीं।
ये आप देखते हैं ना कि मोटे अनाज की हम बात करते हैं, मिलेट्स वगैरह की, ये तमाम आदिवासी लोग यही खाते हैं भैया। उनमें बहुत ताकत होती है, आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वो और आपसे ज़्यादा शक्ति भी होती है, लेकिन वो बिल्डिंगें नहीं चाहिए उनको। ग्रीन सस्टेनेबल डेवलप, वो अपनी ज़िंदगी हज़ारों साल से जी रहे हैं, आपको कुछ नहीं बोल रहे हो, तो आप उनको जाके क्यों तंग कर रहे हो बार-बार? और फिर उनके एरियाज़ में लगाने की ज़रूरत क्या है? वो तो सोनम वांगचुक जी ये बात कहते हैं स्पेसिफिकली कि देखिए आप लद्दाख के जो बाकी लोग हैं उनको भी अलाउ नहीं होना चाहिए, बाकी जो जंगलों में रहने वाले जो सेंसिटिव जो जनजातियाँ हैं, सेंसिटिव ज़ोन्स हैं, उनको डिस्टर्ब करने के लिए तो बाकी लोगों को भी अलाउ नहीं होना चाहिए, उनको परमिशन के साथ ही जाना चाहिए वहाँ पे। वो कहते हैं कि इसको प्रिज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के अंदर इतनी सारी जनजातियाँ हैं, उनके रहन-सहन है, उनकी रीति-रिवाज है, इसको प्रिज़र्व करने की ज़रूरत है। ये विश्व धरोहर है अपने आप में, लेकिन हमारे देश के भ्रष्ट नेता ये बात नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ जाते हैं, अपने प्रोजेक्ट लगाते हैं, लूट-खसोट मचाते हैं और अपने निकल लेते हैं उल्लू सीधा करके। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम यही है, वो इतने 8 दिन से तो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। कोई न्यूज़ नहीं आई, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कहीं पे भी कोई न्यूज़ नहीं आई। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था इसके ऊपर बनाने की वीडियो, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं भी उलझ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं है। मैं अभी पार्क में आके कहीं पे ये पत्थर की दीवार पे खड़ा करके ट्राइपॉड और फिर ऐसे करके मैं बना रहा हूँ, ये बड़ी मुश्किल से ये भी। तो मेरे पास स्पेस पे नहीं है ना स्टूडियो है कि मैं बना पाऊँ, तो इसलिए थोड़ा-सा दिक्कत होती है, इसलिए डिले हो जाता है। कई बार सोचते-सोचते और मैं ना पोस्ट कर पाता हूँ टाइम पे वीडियो की, इसलिए भी डिले हो जाता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन अब ये देखिए इस चीज़ में रवीश कुमार जी ने पिछले दिनों वीडियो बनाई, कल-परसों शायद उनकी वीडियो आई है सोनम वांगचुक पे। लेकिन ये समस्या खाली यहीं तक सीमित नहीं है। ये मैं उनका रवीश कुमार जी का मैं सम्मान करता हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने ऐसे मुद्दे को उठा के उसके ऊपर एक वीडियो बनाई कि वो लोग बेचारे वहाँ पे लद्दाख में इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, कोई किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई न्यूज़ नहीं है, कहीं पे कोई न्यूज़ नहीं है इसके बारे में। मैं लेट एक दिन बाद रवीश कुमार जी कल आया था वो वीडियो, तो मैं एक दिन बाद बना रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था ये बात, लेकिन बस मैंने बताया मेरी मजबूरी थी। तो लेकिन ये समस्या सिक्किम में भी है, ये समस्या अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में भी है। ये समस्या आप तमाम नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ के अंदर है, जितने भी जहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं वहाँ सब जगह यही प्रॉब्लम है। ख़ासकर मणिपुर की अगर हम बात करते हैं, तो मणिपुर में भी यही मेन रीज़न यही है। मेन प्रॉब्लम यही है कि क्या मेतेई ग्रुप को जैसे ही एक सोची समझी चाल के अंदर उसको एसटी का स्टेटस दिया गया, जिससे कि जो जो दूसरी जनजातियां रहती हैं पहाड़ों के ऊपर, एसटी का स्टेटस मिलते के साथ ही जो 10% एरियाज़ के अंदर मेतेई ग्रुप रहते हैं वहाँ पे घाटी के अंदर, उनको पहाड़ों का एरिया भी में भी उनको वहाँ पे भी बिजनेस करने जाने आने और उन पे उनका जो स्वामित्व या फिर समझ लीजिए कि उनका दायरा, जो अधिकारों का दायरा वहाँ तक बढ़ जाएगा, पूरे के पूरे मणिपुर में हो जाएगा। ना सिर्फ 10% जो उनका जो पहले ट्रेडिशनली जहाँ पे रहते हैं वो घाटी के अंदर, उस एरिया के अलावा 90% पहाड़ों पे भी हो जाएगा। पहाड़ों पे प्रोजेक्ट लगते हैं बड़े बड़े, तो उन प्रोजेक्ट को किसको दिया सरकार ने? अडानी ग्रुप को दिया। यही सुनने में आ रहा है कि अडानी ग्रुप को उन्होंने वहाँ प्रोजेक्ट लगाने के लिए दिया। आप सोच सकते हैं कि वहाँ तमाम प्रोजेक्ट लगते हैं पहाड़ों के ऊपर, उनको बर्बाद कर दिया जाता है और मेन रीज़न यही था। और जो कुकीज़ लोगों ने वहाँ पे एक सेकंड में इसको बंद करता हूँ, बीच में आवाज़ आ रही है कुछ थोड़ी। हाँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, पीछे कुछ हॉर्न बजा रहे थे कुछ लोग। ये फिर शुरू होगा। तो दोस्तों मैं यही बता रहा हूँ कि वहाँ पे भी पहाड़ों पे यही ज़्यादातर राग है। हिमाचल प्रदेश चले जाइए, आप उत्तराखंड चले, तमाम जगहों पर बुरी तरह से माइनिंग करी जा रही है। उन पहाड़ों पे इनको खनिज मिनरल्स मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं, उसको लूट खसोट का धंधा होता है। बुरी तरह से जो माइनिंग करने के जो ठेके दिए जाते हैं अपने खास इंडस्ट्रीज़ को दिए जाते हैं। और उन्होंने अडानी को इन्होंने सिर्फ यही नहीं दिया, छत्तीसगढ़ के जंगलों के अंदर तक भी कोई आयरन ओर मिलता है, कहीं पे क्या मिलता है, कहीं पे क्या मिलता है, खूब लूट खसोट जारी है। जनता को तो बताया भी नहीं जाता कि कितनी बुरी तरह से लूटते हैं देश को। सब जगह आप देखिए, मणिपुर से लेकर छत्तीसगढ़ चले जाइए, आप झारखंड चले जाइए, हर जगह माइनिंग के ठेके अडानी ग्रुप को मिले हुए, अडानी को और इनको इनके इंडस्ट्रीज लोगों को मिले हुए हैं और वो बुरी तरह से लूटते हैं। और क्या हाल होता है कि कोई भी उनके खिलाफ बोलता है कुछ भी कि आप गलत कर रहे हो, तो उसको पुलिस फोर्स और जो आर्म फोर्सेस को इस्तेमाल करके गोलियों से भून दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसकी न्यूज़ तक नहीं आती है किसी चैनल के अंदर। ये जितने मेन स्ट्रीम मीडिया के इतने गंदे लोग बैठे हैं, इतने गंदे, इनका दीन ईमान नहीं है कोई भी, इनकी आत्मा मर चुकी है इन लोगों की। ये राक्षस बन चुके हैं ये लोग, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। ये कोई बंदा नहीं बोलता है कि क्या होता है जंगलों के अंदर। उनको बेचारों को नक्सलाइट और माओइस्ट और क्या क्या बोलते हो आप, उनको गोलियों से भून देते हो। उनका एक रिकॉर्डिंग नहीं आती है किसी चैनल के ऊपर।
कहीं पे नहीं पहुँचता, उनके केसेस को दर्ज नहीं किया जाता कोर्ट के अंदर, तो ख़त्म कर दिया जाता। अगर 200 आदिवासी मारोगे, एक भी अगर पुलिस वाला या उसको आगे उन्होंने आर्म फोर्सेस लगा दी, वो मर गया तो उसकी न्यूज़ को दिखाया जाता है। ये नहीं देखते कि भोले भाले आदिवासियों के खिलाफ में आप हमारे देश के जवानों को लगा रहे हैं, आपस में भिड़ा रहे हैं, इनको आपस में मर रहे हैं। आदिवासी मर गए तो कोई न्यूज़ नहीं, लेकिन हमारे जवान, क्योंकि वो भी कहीं न थोड़ा बहुत तो वो भी कोशिश करते हैं बदला लेने की। आप भी करोगे, आपकी माँ बहन आपके परिवार को बर्बाद कर दिया जाएगा, आपके घरों को तोड़ दिया जाएगा, तो आप भी रेसिस्ट करोगे, कुछ तो बोलोगे, कुछ तो लड़ने की कोशिश करोगे, फिर आपको गोली मार दी जाएगी तो आप खत्म। फिर कोई आपका रिश्तेदार आएगा बदला लेने के लिए, तो उसकी फिर अगर आपने उनके मार दिए तो न्यूज़ बन जाएगी कि देखो तो ये तो आतंकवादी लोग हैं, ये तो मिलिटेंट्स हैं, ये तो माओवादी हैं। भैया वो माओवादी कैसे बने? माओवादी एक विचारधारा है, लोग नहीं है। ठीक है, लोग, आप जुल्म करोगे, जुल्म के खिलाफ जो संघर्ष की कहानी है वो है, वो बरसों से, कितने बरसों से आप उनके ऊपर जुल्म करते आ रहे हो, कभी तो वो लोग बात करेंगे। आज वो पीसफुली बैठे हैं, सोनम वांगचुक जी हड़ताल पे, कौन सुन रहा है उनकी बात? मुझे बताइए, कोई भी सेंटर के अंदर गवर्नमेंट में कोई बंदा सुन रहा है उनकी बात? आज वो बात कर रहे हैं, पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं। पूर्ण राज्य इसलिए कि शायद उनको उनका कुछ सही से सिस्टम बन जाए कुछ। अब वो आप पूर्ण राज्य दो ना दो वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन मेन चीज़ वो यही बात कर रहे हैं कि उसको, लद्दाख को बचाने की बहुत पहले सबसे बड़ी ज़रूरत है। लद्दाख को सेव लद्दाख का जो उनका नारा है, लद्दाख को बचाने की सबसे पहले ज़रूरत है। उसके बाद की बातें हैं अधिकारों की, दूसरे अधिकारों के। पहले वो लद्दाख तो बच जाए, उसकी संस्कृति बच जाए, उसके लोग बच जाए, जो वहाँ पे जनजातियाँ हैं वो बच जाएँ, उनकी जो फ्लोरा फोना है वो बच जाए। एक उसकी जो पहचान है लद्दाख की, जो लद्दाख की, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की, असम की, और आप मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सब जगह, नागालैंड चलिए, हर जगह देखिए, मिजोरम में चलिए, हर जगह यही जद्दोजहद, यही संघर्ष चल रहा है कि एक तरफ विकास का ऐसा राक्षस, एक ऐसा मॉन्स्टर पैदा कर दिया इन्होंने कि जो भी नज़र आता है उसी को खा जाता है ये राक्षस, जो उनके खिलाफ बोलता है उसी को खा जाता है, और उसके पीछे भागते हैं लोग। तो ये समझ रहे हो कितना भयंकर है, क्योंकि इससे मेवा मिल रहा है इनको, सेवा नहीं है। इनका लक्ष्य सेवा नहीं करना, देश का कोई प्रधान सेवक नहीं है, सब फ्रॉड हैं, सारे के सारे चोर उचक्के और उठाई गिरे हैं। सब इस देश के नेता सब चोर हैं एक नंबर से, उनको कोई लेना देना नहीं है, बस रंग और बहरूपे हैं, अपने भेष भाषा बदल रखी है। आपको कोई धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाता है, कोई देशभक्ति के नाम पे बेवकूफ़ बनाता है। इनका मेन उद्देश्य सिर्फ मेवा है, नोट कहाँ से आ रहा है बस, और उसको इकट्ठा करो पूरे देश से और एक राज्य में पहुंचा दो। सारे के सारे प्रोजेक्ट वहीं लगेंगे, सारा पैसा वहीं पहुंचेगा। और अब तो नया स्टोरी बना दी इन्होंने कि अपने इंडस्ट्रीज दोस्त, जो इनके जो इंडस्ट्री दोस्त हैं उनके थ्रू, अडानी, अंबानी और दमानी, इन सब के थ्रू पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में चला है, वहाँ पे माइनिंग के ठेके मिल रहे हैं अडानी जी को। और देखो, यूएस की टॉप लिस्ट के अंदर अडानी जी नीचे थे, अब कभी अंबानी जी ऊपर आ जाते हैं, कभी अडानी जी नीचे आ जाते हैं, कभी आगे पीछे आएंगे यही लोग, और टॉप पे हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, पूरी दुनिया में ग्लोबली इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसा है किसका? जनता के पेंशन का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा, जनता के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाने के लिए कि ये प्रोजेक्ट लग रहे हैं, उसमें से जो खाईवाड़ी होती है उसका पैसा, पेंशन्स का पैसा जो रुका होता है स्टॉक के अंदर, वो पैसा, इतने सारे बजट्स में अलॉटेड जो पैसा होता है उसको सब, वो तो साल दर साल यूज़ करोगे ना उसको, तो 10 साल के लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए, 5 साल के लिए लगा, अगर आपने बनाया, उसका एक बजट अलॉट कर दिया आपने कि चलो जी ये 2 लाख करोड़ का है, तो ये 50,000 करोड़ का है, तो वो तभी इस्तेमाल होगा, उससे पहले उसको उठा के बाहर लगा दिया जाता है। और किसी को तो पता नहीं क्या कहानी है ना? सच तो कभी सामने आता नहीं, क्योंकि इनके चैनल भी बिके हुए हैं, इन्हीं के मेन स्ट्रीम मीडिया हैं सारे के सारे। सच्चाई जनता को बताएंगे नहीं, बोलते रहेंगे जय श्री राम, हो गया काम, बस ये वैकूफ़ बनाते रहेंगे। अगर आपने धर्म और जात के नाम पे वोट दिया ना, धर्म, जात और देशभक्ति की चाल में आते रहे ना, तो बस सब प्यार करते हैं देश से, हम भी प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हो, सब प्यार करते हैं देश के। मैं जानता हूँ 150 करोड़ लोग देशभक्त हैं हमारे देश में, कोई एंटी वो नहीं है जो भारत के खिलाफ बात करे। लेकिन इन धूर्त मक्कार लोगों ने ऐसा पैटर्न बना रखा है कि उससे सत्य कभी नहीं पता लगता। और ये वीडियो मेरे तमाम चैनल बंद कर रखे हैं इन्होंने। फेसबुक पर तो मेरे को अपलोड ही नहीं करने देते, छोटी वीडियो के अलावा कुछ भी अपलोड नहीं करने देते। मेरे जब मैं पहलवानों का जो धरना चल रहा था, 40 दिन तक लाइव दिखाता था, तो वो उन्होंने पहले वीडियो बंद करी उसके बाद मैं लाइव दिखाने लगा तो लाइव भी बंद है, वो चैनल भी ठप। उसके बाद काफ़ी दिन बाद मैंने, अभी तो 1 साल के करीब होने को आया, मैं उस पर डालता हूँ तो छोटा सा वीडियो क्लिप, लॉन्ग वीडियो भी डालता हूँ तो 2-3 मिनट का ही आता है उसमें, वो बाकी सब काट देते हैं। तो आज ये देखिए कि वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। कितना संघर्ष है मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप जनता ने समझना है कि इस देश के जनता ज़रूरी है, ज़िंदगी ज़रूरी है, या फिर ये विकास का राक्षस ज़रूरी है।
विकास विकास की बात करते हैं, हर बंदा बीमार है इस समय, हर बंदा बीमार है, किसी की बीमारी नहीं ठीक होती है। लोग नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं, 80% से ज़्यादा दवाइयाँ एक पर्टिकुलर जो कंपनियाँ हैं वो एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर हैं भारत के, और उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। कोरोना के समय बिगड़ टेंडर के दे दिए गए प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक चेक करने के प्रोजेक्ट, ये वो कोविड टेस्टिंग किट और पता नहीं कितने सारे प्रोजेक्ट दे दिए उन्होंने। पीएम केयर फंड का जो है वो पूरा डाटा आज तक किसी के सामने नहीं आया, कितने रुपए आए कितने गए, सब बेकार गए, खत्म खेल। और धर्मात्मा बनो, टीका लगा लो और भारत माता की जय। तो दोस्तों आप उनके लिए प्रे करो, सोनम वांगचुक के लिए, वांगचुक जी जो हैं उनके लिए प्रे करो। उनके लोग जो 60 के करीब बेचारे ठंड में, इतने ठंड में बरसात को वो क्या बोलते हैं, वो बर्फ़ पड़ रही है और उसके बाद भी बैठे हैं वो 60 के करीब लोग, और लगातार 21वां दिन है और सैकड़ों की तादाद में उनको सपोर्ट मिल रही है वहाँ से। लद्दाख के हर हिस्से में बॉर्डर पे तिब्बत, इंडिया तिब्बत बॉर्डर पे भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो लद्दाख में ही सेंसर कर दी गई है। इस न्यूज़ को बाहर नहीं आई है, मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा है इसको। तो मैं आपको, अगर आपने यहाँ तक देखा वीडियो तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।